कंपैरिजन ऑफ रेफ्रिजरेंट, हाँ ये इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ ये देखिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक रेफ्रिजरेंट की क्या क्या थर्मल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। देखो क्या है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर, पहली चीज़ बॉइलिंग टेम्परेचर, द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी लो। बॉइलिंग टेम्परेचर लो होना चाहिए, यानी क्या है कि लो टेम्परेचर भी रेफ्रिजरेंट हमारा अच्छे से बॉयल कर सके। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए रखा जाता है कि आपको पता है कि इवेपरेटर जो है हमारा, ठीक है, इवेपरेटर का प्रेशर क्या है, लो होता है। ठीक, इवेपरेटर का प्रेशर लो होता है और सेम टाइम इवेपरेटर का क्या है हमारा जो है टेम्परेचर भी लो होता है। आप ये एक सिंपल साइकिल मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा आप जो है सिंपल वेपर कंप्रेसर साइकिल। ठीक, ये टीएस डायग्राम पे अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, ये टीएस है, ये नीचे वाला इसका प्रेशर क्या है, ठीक है, ये जो लाइन है ये, ठीक है, ये लो प्रेशर लाइन है, लो प्रेशर लाइन है और ये हाई प्रेशर लाइन है। ठीक है, आपकी साइकिल स्टार्ट होती है यहाँ से 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 3 आपका जो है कंडेंसर और फिर 3 to 4 क्या है आपका एक्सपेंशन और 4 to 1 क्या है इवेपोरेशन। तो 4 से लेके 1 तक क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए इसका टेम्परेचर कम, तो रेफ्रिजरेंट जब यहाँ पहुँचता है तो लिक्विड फॉर्म में होता है और जब इवेपोरेटर से यहाँ से निकल रहा होता है तो कैसे होता है, वो हमारा जो है फॉर्म में होता है, वो हमारा होता है गैस फॉर्म में। तो अब बॉयल कहाँ होता है रेफ्रिजरेंट, लो प्रेशर होने की वजह से ये क्या करता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी बॉयल हो रहा है यहीं पे। तो रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कि वो कम टेम्परेचर पे है बॉयल हो सके। ठीक, ये बहुत कम टेम्परेचर पे वो क्या है बॉयल हो सके। अगर कम टेम्परेचर के पर बॉयल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो कम टेम्परेचर से ही अपनी हीट आसानी से इवेपरेटर को दे सकेगा। जिस स्पेस को मेरे को कूल करना, मान लीजिए इस स्पेस को मेरे को कूल करना है, यहाँ पे इवेपरेटर लगा है तो यहाँ से हीट इसके अंदर तभी जाएगी जब भी क्या है कि लो टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाएगा, है ना। तो ये कम होना चाहिए, ये जितना ही कम होगा हमको उतना ही कूल टेम्परेचर मिलेगा उस एटमॉस्फेयर का, उस चैम्बर का जिसको मुझे क्या है कूल करना है। ठीक है, तो ये कम से कम होना चाहिए। ठीक, यानी कम टेम्परेचर पे ही वो क्या हो आसानी से बॉयल हो सके हमारा रेफ्रिजरेंट। फिर क्या है फ्रीजिंग टेम्परेचर, द फ्रीजिंग टेम्परेचर शुड बी वेल बिलो द ऑपरेटिंग इवेपरेटर प्रेशर टेम्परेचर। ठीक, ये क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है सिंस द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेंट बिलो -35 डिग्री देयर इज द प्रॉपर्टी टू बी टेकन अकाउंट कंसिडरेशन ओनली इन लो टेम्परेचर। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, ये भी कह रहा है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर भी बहुत लो होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया कि अगर कहीं यहीं पर इसी, अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर तो कम है इवेपरेटर का, अगर मान लिया कोई रेफ्रिजरेंट यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो क्या है कि अगर इसका टेम्परेचर मैं थोड़ा लो कर देता हूँ, मान लिया कि अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट ही कम है तो थोड़ा सा जैसे टेम्परेचर क्या होगा कि लो होगा, वो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज कर जाएगा। अगर वो फ्रीज कर गया तो यानी कि इवेपरेटर के अंदर वो जाके क्या हो जाएगा, जम गया, तो भाई फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो जम गया तो पाइप को चोक कर दिया, पहली चीज़। ठीक, दूसरा क्या है कि जब पाइप को चोक कर देगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही नहीं पैदा होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए क्या ना फ्लूइड को इवेपरेटर के अंदर, इस इवेपरेटर के अंदर क्या है कंटिन्यूसली फ्लो होते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मान लिया कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होता है, तो उसका मान लिया गलती से तो कहीं टेम्परेचर ज़रा सा भी नीचे हो गया, मान लिया कहीं उसका इधर इतने पे ही फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ठीक, मान लिया इस पर कहीं फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसका, कि रेफ्रिजरेंट इतने टेम्परेचर पे जाके फ्रीज हो जाएगा। ठीक, तो अब इसे यहाँ पे वो ऑपरेट कर रहा है, अगर मान लिया गलती से भी कैसे भी करके अगर उसका इस लाइन पे पहुँच गया तो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज कर देगा। तो ये टेम्परेचर क्या है ना, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर अगर मतलब भर का खूब नीचे है तब ठीक है, यानी अगर इतना नीचे है तो क्या हो जाएगा, अगर मान लिया कि किसी भी ऑपरेटिंग कंडीशन में गलती से अगर इस रेंज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता भी है तो क्या है वो उसके अंदर फ्लो जो है फ्रीज ना हो जाए हमारी इवेपरेटर के अंदर, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, फ्रीजिंग टेम्परेचर इसका लो होना चाहिए, मतलब जितना लो है कम है उतना ही अच्छा है, ठीक, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर फ्लो करता है। अदरवाइज़ क्या होगा, ये जाके कहीं इसके इवेपरेटर के अंदर ये जम जाएगा और उसको चोक कर देगा पाइप को, फिर कोई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पैदा नहीं होगा।
इसके अलावा क्या है, द इवेपरेटर एंड कंडेंसर प्रेशर, बोथ द इवेपरेटर इवेपरेटिंग यानी लो साइड एंड द कंडेंसर हाई साइड प्रेशर शुड बी पॉजिटिव above the atmospheric. It can be near to atmospheric pressure as possible as positive pressure and necessary in order to prevent leakage. हाँ, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इवेपरेटर और कंडेंसर का जो प्रेशर है, ठीक है, वो जनरली क्या होता है, वो इवेपरेटर जो लो साइड का प्रेशर है, ठीक है, लो साइड का प्रेशर किसका होता है, इवेपरेटर। हाई साइड का प्रेशर कितना होता है, हाई साइड का प्रेशर होता है कंडेंसर का। तो ये कह रहा है कि जो अंदर का जो चैम्बर है उसका प्रेशर जो है, ठीक है, वो हाई होना चाहिए, ठीक है, और ये इतना भी हाई नहीं होना चाहिए जिसके वजह से क्या हो सके कि लीकेज हो जाए। ठीक, कहने का मतलब है कि लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड का जो प्रेशर होना चाहिए, इन साइड प्रेशर, वो क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है ज़्यादा होना चाहिए। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा, एम्बिएंट प्रेशर से ज़्यादा है, तभी हीट का फ्लो यहाँ से आसानी से हो सकेगा। लेकिन ये इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि क्या है कि जो है इसके अंदर लीकेज हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा अंदर बाहर में तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लीकेज हो सकता है ना। तो मान लिया पाइप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बाहर का प्रेशर बहुत कम है, तो क्या होना, पाइप फट सकती है ना। तो उनको बैलेंस, काउंटर बैलेंस करने के लिए लगभग इतना होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस ना हो, जिससे कि वह लीकेज ना हो। ठीक, अब क्या करते हैं, क्रिटिकल। हाँ, नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज हाईएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच इट कैन बी कंडेंस्ड टू लिक्विड रिगार्डलेस ऑफ हाई प्रेशर। ये चीज़ तो आपको पता ही है, जो है जब मैंने बेसिक डायग्राम बनाया था, तो ये क्या होता है, ये होता है क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली। ठीक, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। तो और जो टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसकी बात करा कि अगर मान लिया क्रिटिकल टेम्परेचर इसका लो होना चाहिए हाई, आप ज़रा बताओ तो कि अगर मान लिया कि रेफ्रिजरेंट इसके बजाय कुछ ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, रेफ्रिजरेंट यानी क्रिटिकल पॉइंट इसका ज़्यादा ऊपर नहीं है, बस ऐसे ही है, थोड़ा सा जैसे ऊपर है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि कंडेंसर का इफेक्ट ही ख़त्म हो जा रहा है एकदम, है ना। ये कंडेंसर का जो इफेक्ट है, यानी हीट जो रिजेक्ट हो रही है बहुत कम हो रही है। तो ये क्या होना चाहिए, ये बहुत जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो क्या है, कंडेंसर का इफेक्ट हमको अच्छे से देखने मिलेगा, यानी अच्छी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमारी क्या हो जाएगी, वो रिजेक्ट होनी सकती है, ठीक है, रिजेक्ट हो। इफ़ द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज टू नियर द डिज़ायर कंडेंसिंग टेम्परेचर, द एक्सेसिव पावर कंजम्पशन रिजल्ट्स। अगर क्या है कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत पास हो जाता है, तो क्या है, कंडेंसर का जो कंप्रेसर का पावर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा वेपर फॉर्म में है। अब ये चीज़ तो पता ही है कि अगर वेपर फॉर्म में पूरा हमारा हल रहता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हम रेफ्रिजरेंट का फ्लो करा रहे हैं वो रेफ्रिजरेंट क्या है हमारा, उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बहुत तेज़ी के साथ गिरती है, ठीक है, अगर वो इस रीजन में पहुंच जाता है क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर। ठीक, तो इस वजह से क्या करते हैं हम, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, यानी क्रिटिकल प्रेशर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ऊपर होना चाहिए। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जितने ज़्यादा लेटेंट ऑफ हीट वेपराइजेशन होगा उतने ही हमारे क्या होगा, हीट जो है यहाँ से इस इवेपरेटर के अंदर ऐड होगी। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही तो है। अगर मान लिया कि ये ज़्यादा है, अगर मान लो कहीं यहाँ पे पहुँच जाता है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो जाएगी, जितना ऊपर जाएगा ये नैरो रीजन होता जाएगा उतना ही कम होता जाएगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे देख रहे हो, ये जितना ही ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगी हमारा
हो। ठीक, अगर मान लिया रेफ्रिजरेंट जितने को यहाँ पे क्या है लेटेंट हीट वेपोराइजेशन, इस दूसरे वाले रेफ्रिजरेंट मान लिया 2 अलग अलग रेफ्रिजरेंट है, पहला वाला ये और दूसरा ये, यहाँ पे देखो तो ये तो हीट जो यहाँ पे इंथैल्पी है देखो यहाँ पे है इन दोनों के बीच में ये कम है, और यहाँ पे देख रहे हो बड़े वाले के केस में अगर देखोगे तो इतना एक्सेस मिल रही है। ठीक, दूसरे वाले के रेफ्रिजरेंट के केस में ये दोनों अलग अलग रेफ्रिजरेंट है, ये पहला वाला रेफ्रिजरेंट है, यहाँ पर दूसरा वाला रेफ्रिजरेंट। अगर मान लीजिए कि दोनों ऐसे एक ही प्रेशर पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे बस इतना हमें कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है, और दूसरे वाले के इस वाले के केस में हमें यहाँ से यहाँ तक की कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। देख रहे हो, मान लो दूसरा वाला यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है ऐसे, तो दूसरे वाले में केवल यहाँ से यहाँ तक का हमें इतना ही मिलेगा, यहाँ से और यहाँ तक इतना ही कूल देखने को मिल रहा है, और पहले वाले में हमें यहाँ से यहाँ तक का मिल रहा है। तो किस में ज़्यादा है भाई, पहले वाले केस में ज़्यादा है। ऐसा क्यों, तो किसकी इसके लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा है, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी पर केजी का वॉल्यूम कितना है। देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर की बात करता है तो कंप्रेसर की बात करेगा, सीधा से मतलब है स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब 1 किलो रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम कितना है, यानी 1 किलो रेफ्रिजरेंट अगर 1 केजी रेफ्रिजरेंट हमारा यूज हो रहा है तो वो कितनी जगह जो है ले रहा है। ठीक है, उस कितना प्लेस वो ले रहा है 1 केजी रेफ्रिजरेंट उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ये अब मान लिया कि जो है हमारा ये कंप्रेसर है कोई, ठीक है, ठीक, यहाँ पे कोई कंप्रेसर है मान लिया, ऐसे कुछ वर्क कर रहा है ये पिस्टन सिलेंडर के जैसे। अगर 1 केजी केवल इतने में ही मान लिया आ जा रहा है तो वो क्या करेगा कि यहाँ से पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आएगा और एक बार में पूरा रेफ्रिजरेंट इधर से उधर फ्लो करा देगा। ठीक, और अगर मान लिया कि वो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी 1 केजी के लिए उसको इतने के बजाय इतना चाहिए, ठीक है, इतना चाहिए, इतनी प्लेस जगह चाहिए। अब रेफ्रिजरेंट तो क्या है भाई, कंप्रेसर क्या है, यहाँ से यहाँ तक ही काम करेगा, तो वो कम से कम क्या करेगा 2 बार या उससे ज़्यादा अगर वो आगे पीछे करेगा तब इतना जो है इतना पूरा 1 केजी ही रेफ्रिजरेंट फ्लो करा देगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ पे कि ये मान लिया कि कोई चैम्बर है, ठीक है, ये कंप्रेसर है और ये इसका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट और यहाँ पे ये पिस्टन लगा। ठीक, अब मान लिया कि 1 केजी रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जो है आ जा रहा है इस वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, तो आप यानी 1 केजी रेफ्रिजरेंट के लिए इतना वॉल्यूम चाहिए, तो क्या करेगा पिस्टन एक बार में ऐसे पीछे गया आगे मूव किया और पूरा का पूरा इसने डिलीवर कर दिया 1 केजी एक बार में। अगर मान लिया कि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 1 केजी रेफ्रिजरेंट के लिए उसको पहले से ज़्यादा जगह चाहिए, यानी मान लिया यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। ठीक, इतनी जगह चाहिए। तो या ऐसे बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि यानी मान लिया कि पहले से दुगना है, तो क्या करेगा अब रेफ्रिजरेंट एक बार में इसको जो है डिलीवर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक बार में जाएगा तो इतना एक बार में जा सकता है, देखो भाई उसका तो इतना ही है, जो हमारा कंप्रेसर है वो उसका तो वॉल्यूम इतना ही है, तो वो क्या करेगा कि 1 केजी रेफ्रिजरेंट एक बार में आधा केजी आएगा, है ना। बाद वाले केस में अगर उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा है तो एक बार में आधा किलो आए, तो एक बार में वो जब मूव किया तो आधा किलो करा और फिर दोबारा गया तो वो जो है फिर अगला आधा किलो किया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि पहले वाले केस में चूँकि जब स्पेसिफिक वॉल्यूम कम था तो एक बार में ही कंप्रेसर हमने पूरा का पूरा डिलीवर कर दिया, ठीक है, रेफ्रिजरेंट 1 केजी। और लेकिन जब स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ गया तो कंप्रेसर को 2 बार वर्क करना पड़ा, सेम अमाउंट का वर्क हम उसको 2 बार करना पड़ा। तो इससे ये समझ में आती है कि उसका पावर कंजम्पशन कंप्रेसर का बढ़ गया। पहले कितना था, पहले वो एक बार में कर देता था, अभी ज़्यादा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम जितना रेफ्रिजरेंट का कम हो वो उसका उतना ही अच्छा इफेक्ट देगा, ठीक है, यानी उसका कंप्रेसर वर्क उतना ही कम होगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट का कम होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट की, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बाद में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे आता है फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी का मतलब आग पकड़ने वाली आग, ठीक है, यानी वो कितना जल्दी आग पकड़ लेता है। तो ये चीज़ पता है कि भाई अगर कोई भी रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, तो अगर सेफ्टी पर्पज़ से देखा जाए तो उसकी फ्लेमेबिलिटी बहुत ही लो होना चाहिए, यानी कि वो जल्दी आग नहीं पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। अगर आग पकड़ लेता है तो कोई रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है वो हम लोग जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, वो हम घर में यूज़ करते हैं,
जनरली वो किसी किचन के पास रखा रहता है। तो जो अगर मान लिया कहीं गलती से जो कंप्रेसर हीट हो गया, हीट होने की वजह से कहीं उसके जॉइंट्स लीक कर गए, तो रेफ्रिजरेंट वहाँ से बाहर आ जाता है। अब कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं कि कुछ क्या मतलब ज़्यादातर रेफ्रिजरेंट ऐसे होते हैं कि वो कलरलेस ऑर्डरलेस। कलरलेस का मतलब कलर नहीं पता है, ऑर्डरलेस का मतलब कोई गंध नहीं होती। जैसे हमारी एलपीजी की गंध होती है, एलपीजी गंध होने की वजह से क्या होता है कि उसमें थोड़ा एल्किल मार्केप्टन डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बहुत तीक्ष्ण गंध देता है। आपको कहीं बर्नर गैस का खुला रह गया गलती से, तो आप उसको बस उसकी महक से बता सकते हैं कि हाँ भाई ये कहीं एलपीजी हमारी या सिलेंडर खुला रह गया है ना। इसके केस में ऐसा नहीं होता है। जनरली जो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं उस है कि उसका सर्कुलेशन, चूँकि वही एलपीजी में क्या है कि भाई एक बार में सिलेंडर में क्या वो क्या है पूरा बाहर आ जाता है। लेकिन इसके अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट के अंदर क्या है कि हमारा फ्लो बार बार होता है, इसलिए क्या होता है उसके अंदर हम ऐसे महकन या ऐसे कुछ जो महकने वाली चीज़ नहीं डाल सकते, क्योंकि धीरे वो क्या होती है थोड़ा कोरोसिव भी होती है। तो वो बार बार उसके अंदर जो पूरा इवेपोरेटर से कंडेंसर के अंदर फ्लो होने के रहने से वो कहीं ना कहीं कोरोजन पैदा कर देती है, उसको उसके पाइप्स को नुकसान पहुँचा देती है। तो इसलिए इसमें हम ऐसा कोई केमिकल ऐड्स नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है, इसी वजह से ये गंधहीन हो जाता है। ठीक है, यानी गलती से अगर कहीं खुला भी रह गया तो ये क्या करेगा कि ये महकेगा नहीं, ये खुशबू उसकी कोई खुशबू नहीं आती है। ठीक है, तो अब होता है क्या है कि मान लिया उसकी अगर फ्लेमेबिलिटी ज़्यादा है तो आपको पता तो चला नहीं कि रेफ्रिजरेंट कहीं से लीक कर रहा है। दूसरा क्या है कि वो कंप्रेसर चलते चलते हीट हो गया तो वो क्या करता है कि वो आग पकड़ लेगा। अगर लीक हो गई रेफ्रिजरेंट बाहर निकले तो ये क्या होना चाहिए कि वो जल्दी आग ना पकड़े, यानी वो बहुत हाई टेम्परेचर पे ही जो है वो बर्न होना शुरू करे। तो वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी फ्लेमेबिलिटी लो होनी चाहिए, यानी वो बहुत ही मतलब हाई टेम्परेचर पे जाके वो हमारा आग पकड़े। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ से समझ में दिख नहीं रहा है, विस्कोसिटी की बात कर रहा है। विस्कोसिटी मतलब वही उसकी श्यानता, हिंदी में बोलते हैं श्यानता। तो विस्कोसिटी का मतलब है फ्लो से। अगर किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके फ्लो होने में दिक्कत हो। जो शहद और पानी की बात करूँ, पानी क्या है आसानी से फ्लो कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है। वहीं अगर शहद की बात करें तो शहद क्या है, शहद जल्दी से या आइसक्रीम जो है वो फ्लो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो सीधी सी बात है उसको फ्लो कराने के लिए कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क देना पड़ेगा। तो ये जितना लो है उतना बेहतर रहेगा उसके लिए। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी लो होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे देख लें, हाँ फ्लेमेबिलिटी विस्कोसिटी हो गया। अब टॉक्सिसिटी का मतलब वही कि ये कितना नुकसानदेह है। ठीक है, नुकसानदेह कितना है। तो टॉक्सिसिटी का मतलब है कि ऐसा तो नहीं कहीं लीक कर गया और वो उसकी जो गैस है वो पूरे कमरे में फैल गई, और फैलने की वजह से क्या है कि आप उसको कहीं सूंघ लिया और फिर आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो वो उनको जब आप सूंघ लीजिएगा तो क्या हो सकता है कि वो टॉक्सिक होती है, तो वो आपके जो है दिमाग पे बहुत बुरा असर डालती है, आपके बेहोश हो सकती है या इवन जो है जान भी जा सकती है। तो टॉक्सिसिटी क्या है कहने का मतलब, वो चीज़ रेफ्रिजरेंट के अंदर बहुत ही कम होना चाहिए या नॉन टॉक्सिक हो तो सबसे अच्छा है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर में उसकी घुलनशीलता एक तरह से कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहें तो उसकी घुलनशीलता कैसे होनी चाहिए, तो द वाटर इज़ ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन R2। ये रेफ्रिजरेंट के बारे में बता रहा है कि R12 में बहुत कम सॉल्युबल है। ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी बहुत नहीं होनी चाहिए। अगर वाटर में अच्छे से सॉल्युबल हो गया वो ठीक है, तो क्या होगा कि जब वो वाटर क्या देखो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और कुछ रेफ्रिजरेंट क्या है कि वो जो है बहुत ही लो टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। अब कई बार क्या है कि हमको रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई चीज़ बनाना है। ठीक है, मान लो हमको आइसक्रीम बनानी है। ठीक है, तो हमें क्या होना, उसका टेम्परेचर क्या होता है, जनरली 0 से नीचे फिक्स करना होता है। अगर मान लिया उसकी पाइप्स के अंदर गलती से वाटर उसके अंदर चला गया, ठीक है, और वाटर के साथ वो मिक्स हो गया वो रेफ्रिजरेटर,
रेफ्रिजरेंट हमारा, तो जब वो इवेपोरेटर से पास करेगा तो वाटर क्या है, वाटर को तो 0 डिग्री जैसे सेंटीग्रेड मिलेगा, वो जम जाएगा, और रेफ्रिजरेंट तो जमेगा नहीं, तो वो पास कर जाएगा। लेकिन क्या है कि जब उसके साथ ऐसे बार बार यही करंट मिलता रहेगा तो फिर दोबारा मान लिया कहीं वाटर आ गया, फिर आके जम गया उसके अंदर, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसकी पाइप को चोक कर देगा, है ना। उसकी पाइप को क्या कर देगा, धीरे धीरे इवेपोरेटर में पहुँचते वाटर क्या करेगा, चोक कर देगा। तो इसलिए क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो वाटर में कम से कम सॉल्युबल हो जाए, ठीक, यानी सॉल्युबिलिटी उसकी अच्छी ना हो। हाँ, कब, किसके केस में, वेपर कंप्रेशन के केस की जनरली बात है। वेपर अब्जॉर्प्शन में तो हमको वाटर में सॉल्युबिलिटी करानी होती है, क्योंकि सॉल्युबल नहीं होगा तो क्या होगा कि हमको अलग से एक कंप्रेशन वर्क देना पड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए वो वहाँ पे नहीं हो, वहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अमोनिया वाटर के केस में क्या है, वाटर में अच्छे से वही घुल जाता है, तभी तो वहाँ से जो है प्रेशर का लॉस होता है ऑब्जॉर्वर में। ऑब्जॉर्वर में जैसे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो वहाँ से क्या होता है, अपने आप जो है इवेपोरेटर से हमारा अमोनिया जो है ऑब्जॉर्वर की तरफ अपने आप खींचा चला जाता है। तो वहाँ के केस में तो वाटर में सॉल्युबिलिटी अच्छी है, लेकिन यहाँ के वेपर कंप्रेशन के केस में क्या है, वाटर की सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं होती। मिसिबिलिटी क्या है, मिसिबिलिटी का मतलब ऑयल के साथ मिक्स होना। तो मिसिबिलिटी अगर यानी जो हमारा कंप्रेसर में क्या है, कई बार ऑयलिंग की जाती है, ठीक है, उनके पुर्जे अच्छे से चल सके इसलिए क्या करती हैं, ऑयलिंग की जाती है। अब क्या है कि ऑयल भी है और क्या उसी के थ्रू क्या है, रेफ्रिजरेंट भी पास होंगे, है ना, क्योंकि इंटरनल अगर कहीं इंटरनल वाले पार्ट्स के अंदर ऑयलिंग की जाती है अच्छे से ताकि वो चलते रहें, तो वही रेफ्रिजरेंट भी तो उनके अंदर वाले हिस्से से होकर तो गुजरा है। तो अगर मिसिबिलिटी करने का मतलब है अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि मिसिबिलिटी है तो ठीक है। मिसिबिलिटी है तो क्या करेगा कि जब रेफ्रिजरेंट आएगा तो वो सारे हिस्सों में उसको क्या कर देगा, वो ऑयल को अच्छे से फैला देगा, ठीक, तो वो सारी जगह एक तरह से लुब्रिकेशन हो जाएगा। तो मिसिबिलिटी इज़ ए गुड थिंग। और इफेक्ट ऑफ पेरिसेबल मटेरियल की कुछ खास प्लस का मतलब नहीं है, इसका पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। फिर ये क्या है, कुछ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी दे रखी है, देखिए स्टेबिलिटी दे रखा है, स्टेबिलिटी, कोरोसिव प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, ये तो सब बस वही पता है कि विस्कोसिटी लो होना चाहिए, कोरोसिव प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, उसके पाइप्स वगैरह जो है उन सबको नुकसान ना पहुंचाए, ताकि हमारा रेफ्रिजरेटर जो है वो ड्यूरेबल हो, एक लंबे समय तक काम कर सके, ठीक है। तो ये सब बस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, जिससे क्या है कंडेंसर के अंदर, तो कंडेंसर से जब हीट रिजेक्ट हो रही हो तो वो आसानी से रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर थर्मल कंडक्टिविटी हाई है नहीं है तो क्या करेगा, वो हीट भाई इधर से तो इधर मान लिया कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे इस वाली की बात करो, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या है कि रेफ्रिजरेंट फ्लो करता रहता है और इधर से हीट रिजेक्ट होती है। तो अगर थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है तभी क्या होगी कि तेज़ी से हीट निकलेगी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है तो क्या करेगा, हीट रेफ्रिजरेंट हमारा पास कर जाएगा और हीट भी रिजेक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा है। ऐसे यहाँ के केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी तो एक नीचे से हीट ऐड हो रही होती है रेफ्रिजरेंट के अंदर, तो अगर कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो यहाँ से जो है कूलिंग चैम्बर से इवेपोरेटर में हमारी तेज़ी से हीट ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ये क्या करे कि जल्दी जितने कम समय ले ये जो है जितना कम से कम समय ले सके, ठीक है, हीट को ऐड करने एब्जॉर्ब करने में, उतना उसके लिए अच्छा है, ठीक है। फिर क्या है, बस इतना ख़त्म हो गया। और एक चीज़ और आती है, उसके बाद आपका रेफ्रिजरेशन खत्म है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, जनरली brine are the secondary refrigerant and are generally used when the temperature are required to be maintained below the refrigerant flow in the water. रेफ्रिजरेंट एक्चुअली में सेकेंडरी क्या मतलब, देखो दो टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी, ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में ये क्या होता है, पहले क्या करता है कि एक रेफ्रिजरेंट हमारा वर्क करता है, ठंडा रहता है ज़्यादा, ठीक, और फिर दूसरे वाले रेफ्रिजरेंट को क्या करते हैं, पहले वाले से कूल कराते हैं और फिर उसको यूज़ कराते हैं। तो दूसरा वाला रेफ्रिजरेंट क्या हुआ, वो
पहला वाला हुआ प्राइमरी, दूसरा वाला हुआ सेकेंडरी। यानी एक रेफ्रिजरेंट को यूज में लाने से पहले उसको क्या करना हुआ, दूसरे पहले वाले रेफ्रिजरेंट से कूल कराना, फिर दूसरे वाले को उसको यूज में लाना। तो क्या हुआ कि ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट